आइसोमेरिज्म, कंपाउंड अगर दो या दो से अधिक कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो डिफरेंट हो, और ऐसा होने से उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, अलग सब। जैसे चार कंपाउंड है, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक समझ में आ रहा है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, अलग, और जिससे उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, अलग। तब इन कंपाउंड को आइसोमर्स कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी कहते हैं। If the two are more than two compounds having the same molecular formula but they have different geometrical structures, they have different geometrical structures by which their physical and chemical properties are different, then these compounds are known as the isomers and this property of the compounds is known as the isomerism property. इसका मीनिंग भी अपन समझेंगे। पहले अब इतना ध्यान रखें, कुछ कंपाउंड ऐसे रहेंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा रहेगा, ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या रहेगा, डिफरेंट, और उनसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट। ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, आइसोमर्स, और इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म कहते हैं। बंद कर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर बनाए फॉलोइंग आइसोमर्स ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कार्बन 5 है, यहाँ पर भी कार्बन 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, लेकिन उनको अरेंज करने का तरीका क्या हो गया, अलग अलग। एक में स्ट्रेट चेन बना दी और एक में जो है स्ट्रेट चेन में 3 है, एक ऊपर कार्बन एक नीचे कार्बन, एक में जो है स्ट्रेट चेन के साथ एक कार्बन नीचे ले लिया और सबके साथ अपन ने हाइड्रोजन जो कोएड कर दिया। आप चेक करो, सभी तीनों कंपाउंड के अंदर कार्बन कितने, 5, ये देखो 5 है यहाँ पे, सबके अंदर हाइड्रोजन कितने बताओ, 12 12 12 12। तो सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हैं, C5H12 जो कि सेम है, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा हो गया, अलग अलग, और इसी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी कैसे हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। ऐसे कंपाउंड को आइसोमर कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी कहते हैं। समझ में आ रहा सभी को? तो एक बार फिर से रिपीट करके दिखा देता हूँ। इफ द टू आर मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but they have the different geometrical structures by which their physical and chemical properties are also different, then these compounds are known as isomers and this property is known as the isomerism property. समझ में आ गया बेटा? Write the structural formula of the following isomers. अब आइसोमर जितने बनने वाले हैं पॉसिबल सारे बनाना है। हर में कार्बन 6 होना चाहिए और हाइड्रोजन कितने होना चाहिए, 14। तो पहले नंबर का ये बना दे, देखिए आप लोग, कार्बन 6 है तो 1 2 3 4 5 and 6, ये देखिए, एक ये इस तरीके से बन जाएगा। दूसरे नंबर में क्या बन सकता है, देखें, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर दे देंगे 6, एक ये बन सकता है। सी नंबर में क्या बोल सकते हैं बताएं आप, सी नंबर में इसको आप यहाँ पे सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे ट्रांसफर कर दो, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 और ये 6, ये हो सकता है। डी नंबर में क्या हो सकता है बताएं, 1 2 3 और ये 4 ये 5 और ये क्या हो जाएगा 6। एक इस तरीके से एक बन सकता है बेटे, नहीं आ रहा समझ में, आ रहा सभी को? और क्या बन सकता है देखिए हम, भैया बंद कर दीजिए। और दो कार्बन ऐसे हो सकते हैं कि यहाँ पर नीचे हैं, यहाँ इस तरीके से हो सकता है। अब हाइड्रोजन को अटैच करना, देखिए आप यहाँ पे सब जगह 14 हाइड्रोजन होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। आ रहा बेटे सभी को? ये देखिए आप, और सब में हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, इतने सारे आइसोमर बना दिए। हाउ मेनी आइसोमर्स? 5। देखिए सभी जो बॉन्ड से मैंने एक एक हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं और मेरे 5 आइसोमर्स बनाए हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14 के। ठीक है, ये जो CH3 दिख रहे हैं उसको ऐसा लिख सकते हैं, फिर बॉन्ड लगाया, ये CH2 को ऐसा लिख सकते हैं, ये CH2 को ऐसा, ये CH2 को इस तरीके से, ये CH2 को ऐसे, ये CH3 को ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक समझ में आ रहा है? ये CH3, फिर क्या आ रहा है यहाँ पे? वेरी वेरी गुड, यहाँ पर बोलिए ये CH2, यहाँ पर बोलिए CH2, नो ये CH,
यहाँ पर क्या हो गया CH और नीचे है CH3, उसके नीचे कौन CH3 एंड बॉन्ड ये रहा और ये रहा CH3। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है बेटे, नहीं है समझ में आपको? आ रहा नहीं आ रहा है? अब कर दिया। ये रहा CH3, इसको ऐसे लिख सकते हो आप। बॉन्ड ये रहा CH2, ये देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं आप। ये रहा CH, यहाँ पर CH ऐसा सेम, यहाँ पर बॉन्ड लगा हुआ है CH3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप CH3, और यहाँ पर बॉन्ड हो जाएगा CH2, तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर बॉन्ड CH3, तो ये CH3 हो जाएगा। बेटे नहीं आई समझ में आ रहा सभी को? इसी प्रकार से इनको भी लिखा जा सकता है। तो अपन ये आप छोटी क्लास में तो अपने को जो है एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख करके उसको समझना पड़ा, बाकी आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। समझ किसी भी कंपाउंड की वो कोई भी कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, दो प्रकार की, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब? कंपाउंड की दो प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब? लिक्विड है कि सॉलिड है कि गैस है, डेंसिटी कितनी है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, हार्डनेस कितनी है, सॉलिडिटी कितनी कैसी है, पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है? वो कंपाउंड हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मीथेन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, अमोनिया से रिएक्शन करके क्या बनाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। तो पता है कंपाउंड की दो ही प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल और केमिकल। अब कंपाउंड को अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐसे देखो, तो माना एक पार्ट उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, तो दूसरा का पार्ट उसकी कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो पार्ट जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा वो फंक्शनल ग्रुप कहते हैं उसको। कंपाउंड का वो पार्ट जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा उसको क्या कहते हैं अपन? फंक्शनल ग्रुप। तो डेफिनेशन ऐसा बोल सकते हैं, सच इज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड which shows to the chemical properties of the organic compound. Such as the part of the organic compound which shows to the chemical properties of the compound. This is called the functional group. कंपाउंड का वो पार्ट जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, और जो पार्ट उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी शो करेगा उसको एल्काइल रेडिकल कहते हैं। समझ में आ रहा सभी को? जो फिजिकल प्रॉपर्टी शो करेगा उसको एल्काइल रेडिकल कहते हैं, और जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। बंद कर दीजिए। डेफिनेशन देखिए मैंने लिखी हुई है, such is the part of the organic compound which shows to the chemical properties of the compound. This is called the functional group. अब अपन एग्जांपल लेने वाले हैं। मैंने एग्जांपल लिया मिथाइल अल्कोहल। अब इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, देखिए। मिथाइल मतलब CH3 और अल्कोहल मतलब OH। ये देखिए मैं यहाँ पे इस कंपाउंड के दो पार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एक पार्ट कौन सा मिलने वाला है? बॉन्ड CH3, और दूसरा पार्ट कौन सा मिलने वाला है? बॉन्ड OH। बॉन्ड OH और बॉन्ड CH3। इसके पास बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे, क्लियर हुआ? दो इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। और ये जो बॉन्ड CH3 पार्ट है और ये बॉन्ड OH जो है, इसमें जो बॉन्ड CH3 है वो मिथाइल अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। बेटे कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी शो करेगा? समझ में आ रहा सभी को? और जो फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है उसको क्या कहते हैं अपन बताएं यहाँ? एल्काइल रेडिकल। एल्काइल, और मैंने आपको जब सीरीज बताई थी एल्काइल रेडिकल को किससे इंडिकेट करते हैं? R से। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, एक्साइल सब एल्काइल रेडिकल्स हैं। कौन कौन से एल्काइल रेडिकल है बताओ? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आपको सब मालूम है, सब बता चुके हैं। और C4H9 वो ब्यूटाइल। आगे देखो, अब ये जो पार्ट है जो कंपाउंड की कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा बताओ? केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। बेटे नहीं आ रहा समझ में? और जो केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा ऐसे पार्ट को अपन क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और फंक्शनल ग्रुप कहते हैं जो केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा।
आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा है? अब यहाँ पर अपन कुछ फंक्शनल ग्रुप के नाम भी देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लिखने वाला हूँ कुछ में, और उनके फॉर्मूले लिखने वाला हूँ। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है क्लोरो। क्लोरो का फॉर्मूला है बॉन्ड बॉन्ड Cl। इसके बाद है ब्रोमो, बॉन्ड Br, आयोडो, बॉन्ड I, क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल बॉन्ड OH। इसके बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बॉन्ड CHO। इसके बाद कीटोन, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बॉन्ड C डबल OH। अब देखिए ये फंक्शनल ग्रुप समझिए, पहले आप लिखना बंद करिए। ये फंक्शनल ग्रुप क्लोरो ब्रोमो आयोडो हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक कहीं भी किसी भी कंपाउंड में आते हैं तो IUPAC नाम देना पड़ेगा। एक कॉमन नेम भी होते हैं और एक IUPAC नेम भी होते हैं। तो IUPAC नेम क्या होते हैं? IUPAC का फुल फॉर्म देख लो इधर ध्यान से, IUPAC, ठीक है, ध्यान से सुनना। इंटरनेशनल, पूरे वर्ल्ड के लिए, जितनी भी कंट्री है सबके लिए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक समझ में आ रहा है? मतलब केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे हैं, लगभग 3 मिलियन कंपाउंड हम लोग जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है। 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो 3 मिलियन मतलब 30 लाख कंपाउंड हम लोग जानते हैं। और सभी 30 लाख कंपाउंड को अलग अलग नाम से पुकारना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए वहां पर जो है सबके लिए क्या बना दिया गया, एक सिस्टम बना दिया गया सारे कंपाउंड के नाम बताने के लिए, जिसको IUPAC सिस्टम कहते हैं। और IUPAC सिस्टम के कुछ रूल्स और रेगुलेशन के बाद में सारे कंपाउंड का अपन क्या सीख जाते हैं, IUPAC नाम करना सीख जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ज्यादा सारे कंपाउंड को नाम से याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, और उसीलिए अपन ने कौन सा सिस्टम बना दिया, IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। याद रहेगा ये? चलिए अब इनके फॉर्मूले और नाम अगर याद है तो इनसे बनने वाले कंपाउंडर के कॉमन नेम और IUPAC नाम अपन समझ पाएंगे, उनको लिख पाएंगे, उनको बोल पाएंगे।